एफिशिएंसी पाई जाती है। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर तरुण कुमार सर से कि वो इस विषय पे राजकाज की भाषा और हिंदी में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। सम्माननीय हिंदी भाषाध्यक्ष बंधुवर डॉक्टर दिलीप राम जी, विभाग के वरीय सहकर्मी डॉक्टर विजय कुमार जी, रमेश कुमार जी, शिवराज शर्मा जी, संजय कुमार सिंह जी, उत्तम कुमार मुनिया जी और यूको बैंक के सम्मानीय पदाधिकारीगण, जिनमें कुछ को आना है, कुछ आ चुके हैं। आज सबसे पहले मैं यूको बैंक बधाई देना चाहता हूँ उसके अंचल कार्यालय को, जिसने ये तय किया कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के उन छात्रों को सम्मानित किया जाए जिन छात्रों ने परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। और ये सिलसिला पिछले दिनों दूसरे बैंकों ने भी शुरू किया और ये एक तरह से अच्छी शुरुआत हम मानते हैं। इससे छात्र हमारे प्रोत्साहित भी होते हैं और साथ ही साथ बैंक और हिंदी के संबंध को लेकर भी उनके भीतर एक जागरूकता पैदा होती है। यूको बैंक से सबसे पहले मेरा परिचय हुआ जब मेरा बेटा नोएडा स्कूल पढ़ने गया था। ये बात होगी 88-89 1988-89 और वहाँ भी बैंक में ही जमा किया था और यूको बैंक की शाखा थी, शायद आज भी होगी। तो पहली बार यूको बैंक का नाम कायदे से मैंने सुना और जाना, और आज यूको बैंक का विस्तार हुआ है। पटना विश्वविद्यालय के विमेंस कॉलेज में शायद यूको बैंक की स्थापना है और आज पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में इनकी उपस्थिति अकादमिक रूप में हमारे सामने है। इसके लिए हम बधाई देते हैं। मित्रों, राजकाज की भाषा और हिंदी, इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और संदर्भ यूको बैंक का यानी बैंक का, इसलिए हम अपनी बात बैंक से जोड़ करके ही कहना चाहेंगे। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात हम सब लोगों ने पढ़ी। पूस की रात कहानी की एक बहुत बड़ी समस्या है महाजन के द्वारा छोटे मोटे किसानों का शोषण। आप में से जिन लोगों की कहानी का प्लॉट ध्यान में हो, आप उस बात को समझ लेंगे। तगादा आता है, तगादा पर तगादा आता है और हल्कू कहीं से भी उसको अदा करने की स्थिति में नहीं है। गोदाम की समस्या भी है, बहुत सारी समस्याएं बनी, लेकिन प्रेमचंद की एक जो देखी परखी की समस्या थी, जानी समझी थी, वो था महाजन के द्वारा किसानों का शोषण। वो गोदाम के हमारे प्राध्यापक बैठे हुए, वो ज़्यादा बारीकी से बता सकते। और महाजनी सभ्यता नाम का एक लेख ही लिखा था, और ये महाजन शब्द प्रचलित ही हुआ था उन लोगों के लिए जो आड़े तिरछे वक्त में, गाढ़े वक्त में किसी गरीब की मदद किया करते थे, उसका पूरा शोषण करते थे। आज भी गाँव में मुझे सुनने में आता है कि कोई महाजन जरूरतमंद को सैकड़े 4 आना मंथली सूद पर पैसा देता है। सैकड़े 4 आना 25%।
यानी 100 रुपया का महीना में 25 रुपया सूद हुआ, तो साल में कितना हुआ? 300। ठीक है, तो 100 रुपया का सूद साल में 300 रुपया। तो बाकी लोग तो जन्म हुए, वो तो महाजन वो इतना बड़ा कृत्य करता, 100 को 300 में छूमंतर करके बना देता, तो कोई साधारण आदमी तो हुआ। और प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता नामक लेख लिखा था अपने आखिरी दिन में, और महाजनी सभ्यता का मतलब पूंजीवादी सभ्यता। और पूंजीवादी सभ्यता की क्या विशेषता है, इस पर उन्होंने विचार किया था। फिलहाल उस पर न जाकर मैं निराला की चर्चा इस संदर्भ में करना चाहूँगा। 1945 का समय था और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अविभक्त थी, विभाजन नहीं हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का, और 1.5 लाख रुपया चंदा संग्रह का उसने कार्यक्रम बनाया था। लोक युद्ध नाम का उनका पत्र भी निकला करता था। निराला इलाहाबाद में थे। निराला को ये मालूम हुआ, तो आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि निराला खुद इलाहाबाद के जिला पार्टी कार्यालय में गए, 10 रुपये चंदा दिया, और 1945 में 10 रुपये का मूल्य था। और पार्टी वालों ने कहा कि कुछ संदेश आप दीजिए, तो संदेश शीर्षक से एक कविता ही बाद में लिख करके भेजी, और वो लोक युद्ध पत्र के 2 जून के अंत में कविता छपी, और वो राग विराग संग्रह में भी सम्मिलित, और बिना किसी शीर्षक के वो दिया हुआ है, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ आओ, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ। और उसमें वो कहते हैं कि आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। ये कहते हुए आगे जो कहते हैं, आज का संदर्भ उससे जुड़ता है। वो आगे कहते हैं कि वहाँ जहाँ सेठ जी बैठे, उस करने की वहाँ जहाँ सेठ जी बैठे थे, सेठ जी मतलब महाजन, और ये सृष्टि शब्द है संस्कृत का, उसे सेठ सृष्टि जन ही बाद में सेठ कहा है, उसी का तो वहाँ जहाँ सेठ जी बैठे थे, बनिए की आंख दिखाते हुए उसके ऐठाए ऐठे थे, धोखे पर धोखा खाते हुए बैंक किसानों का जल्द जल्द बैंक, किसानों का बैंक, किसानों के लिए बैंक, ये निराला 1945 यानी बैंक यदि होगा तो महाजनी शोषण नहीं होगा। और आज यदि 25% तक मंथली या माहवारी सूद लेते हैं, तो कम से कम बैंक में ऐसी स्थिति नहीं। तो बैंक की स्थापना मूलतः आप कह सकते हैं व्यक्तिगत जो महाजनी पद्धति थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत जरूरी थी। और बैंकिंग उद्योग का विकास सबसे पहले पश्चिम में हुआ। अपने यहाँ तो इसी तरह की व्यवस्था चलती थी। बैंकों का गठन अपने यहाँ जो हुआ वो पाश्चात्य बैंकिंग सिस्टम के आधार पर ही हुआ। बैंकिंग प्रणाली जो यहाँ की उसी के आधार पर हुआ। 1969 का जुलाई महीना था और 19 तारीख थी, 19 जुलाई 1969। बैंक वाले इस डेट को खास करके याद रखते हैं। और इंदिरा जी उसमें प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कुछ जो काम ऐसे किए जो बड़े ही अत्यंत राष्ट्रीय महत्व के थे, उसमें बैंकों का राष्ट्रीय, और फिर दूसरी खेप में कुछ बैंकों का 1980 में राष्ट्रीय।
पहले 69 में और फिर बाद में 80 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी बैंक राष्ट्रीय संपत्ति बनी। और निराला ने अपनी उस कविता में ये भी लिखा है कि सारी संपत्ति देश की, इंडिविजुअल न हो, व्यक्ति की न हो, तो बैंक के मार्फत वो संपत्ति एक तरह से राष्ट्रीय संपत्ति हुई जब बैंक राष्ट्रीयकृत हुए, नेशनलाइज्ड। और जैसे ही राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, तो बैंकों की भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन, और भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन इसलिए हुआ कि राष्ट्रीयकरण का मतलब ही हुआ कि अब बैंक भी सरकारी नीतियों के बाद बनेंगे, यानी आर्थिक जो गतिविधियां होगी उन आर्थिक गतिविधियों का संचालन बैंक के जरिए होगा, और बैंक का नियमन सरकार, हमारी जो राष्ट्रीय सरकार होगी वो। बैंक में कामकाज हो या किसी व्यक्ति का कामकाज हो, उसके लिए तो कोई भाषा चाहिए। और जाहिर सी बात है कि सारी प्रणाली यदि बैंकिंग की विकसित हुई थी पाश्चात्य पद्धति पर, तो भाषा भी वही की रही होगी। तो अंग्रेजी भाषा के जरिए ही पूरा बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा था। जब बैंक नेशनलाइज्ड हुआ, राष्ट्रीयकृत हुआ, तो भाषा चूंकि राजभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने का संकल्प लिया गया संविधान के द्वारा। ठीक है कि आज भी समानांतर रूप से अंग्रेजी भी राजभाषा के लिए काम में लाई जाती है, लेकिन दिनानुदिन राजभाषा के रूप में राजभाषा का मतलब हुआ राजकाज की भाषा, जिसमें राजकाज चलता है, देश दुनिया का काम चलता है, सरकारों का काम चलता है, वो राजकाज की भाषा। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ हिंदी में काम करने का दबाव बढ़ा बैंकों पर, और हिंदी के माध्यम से बैंक के सारे काम हों, ये सरकारी नीति का हिस्सा बना। और ऐसा इसलिए जरूरी है कि आप बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जनता के निचले हिस्से से लेकर के सरकार तक से चाहिए। तो मान लीजिए ये कहते हैं कि पटना हमारा अंचल का है, तो यूको बैंक की शाखा गांव में भी हो सकती है, भोजपुर के किसी कस्बे में हो सकती है, मगध के किसी शहर में हो सकती है। अब वहाँ के लोग मगही बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। मगही भोजपुरी आप न भी समझे तो हिंदी तो समझना आपकी पहचान ही हो। और ऐसे सारे अधिकारी वहाँ बैठ जाए जो मराठी केवल समझता हो, केवल इंग्लिश समझता हो, तो फिर यूको बैंक का विस्तार। और इसलिए आपको यदि जनता तक पहुँचना है तो जनता की भाषा में आपको अपने काम करने होंगे। और राजकाज का हमेशा संबंध रहा है, आज़ादी के पहले जो भी सरकारें हमारे यहाँ हुई वो एक खास किस्म की सरकारें बन रही थी। मुगल काल था तो फारसी राजकाज की भाषा, और राजकाज की भाषा में पढ़ाई होती थी। मुंशी प्रेमचंद भी पहले फारसी ही पढ़े थे, हिंदी में तो बाद में हुआ। यदि बाजार का संकट नहीं होता, इतने पाठक उनको मिल गए होते हिंदी में, तो उनको उर्दू में नहीं जाना। लेकिन उस समय उर्दू जानने वाले ज़्यादा थे, पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का थी। यानी फारसी पढ़ करके भी यदि कोई किस्मत का मारा तेल बेच रहा हो गली गली माथे पर, तो मारा है, माना जाएगा कि फारसी पढ़ करके भी किस्मत का मारा। जैसे आज कोई अंग्रेजी था, हर राज्य से अंग्रेजी बोलते और वो भीख मांगता हुआ दिखाई पड़े, और कोई भिखमंगा अंग्रेजी यदि आपसे बोल रहा हो तो आपको आश्चर्य हो, या माथे पर कोल्हू लेकर के तेल पेड़ता चले तो आपको आश्चर्य हो। तो ये फारसी राजकाज की भाषा बनी। फिर बाद में उसी से उर्दू का विकास हुआ, फिर उर्दू हिंदी का अपना गणित है, उसमें और अभी हम आपका ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। यानी राजा के बदलने के साथ, राज्य के बदलने के साथ भाषा बदलती रही। और जब अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई तो अंग्रेजी भाषा की प्रतिष्ठा हुई, और फिर अंग्रेजी पढ़ने वालों का जो बढ़ा,
और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग जाहिर सी बात थी कि वो लोग होंगे जिन्हें आप कह सकते हैं कि आर्थिक खुशहाली हासिल थी, जो घर से सुखी संपन्न रहे होंगे। पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज में जब मैंने यहाँ नाम लिखाया था 1973 में, तो पटना कॉलेज के प्रिंसिपल के आगे एक चपरासी बैठा था। वो चपरास पहनने लगा। चपरास पहनने की चीज़ होती है, उसके खास बनावट होती है, जैसे मिर्जे की बनावट, और इसीलिए वो चपरासी का और रामा नाम की थी। उनको देख के हम लोग डरते थे और प्रिंसिपल चैम्बर के आगे बैठे। फिर धीरे धीरे जब वाबस्ता हुए चपरास कॉलेज से जब वाबस्ता हुए तो उनसे कुछ बातचीत का विकार करते थे। तो उन्होंने कहा कि बउआ बाबू, पहले लोग काउंटर पर खड़ा होकर के फी पेमेंट करने में लज्जा का अनुभव करते थे, तो चपरासी को रुपया देते थे। और मान लीजिए कि 8 रुपया आपको देना है, चपरासी को 10 रुपया दिया, तो 2 रुपया जो लौटा चपरासी से फिर मांगते नहीं। बड़े घराने के लोग थे। आज भाग्यशाली है कि हमारे आपके जैसे लोगों को भी हम पढ़ने का मौका मिला, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि उस समय की बात को छोड़ दीजिए जब पटना कॉलेज खुला हो गया। जब मैं विद्यार्थी था तो अधिकांश सामाजिक विज्ञान के विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती। पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर अंग्रेजी में ही ज़्यादा होते थे। धीरे धीरे हिंदी का प्रभाव रहा, उसके बाद अब अंग्रेजी में व्याख्यान कहीं नहीं होता। अंग्रेजी के शब्द आते हैं लेकिन व्याख्यान मूलतः वही है। तो राजकाज पर ऐसे दबाव रहता है। शिक्षा भी तो राजकाज का हिस्सा है। तो ये बैंक को राजकाज के लिए जुड़ना पड़ा जब, तो फिर राजकाज की भाषा से भी जुड़ना पड़ा। और 1949 में जब हिंदी को राजकाज की भाषा घोषित किया गया और 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, उस समय तक बैंकों में हिंदी में काम काज करने की कायदे से प्रक्रिया शुरू हुई। कितना मुश्किल होता है किसी एक भाषा में अभ्यस्त हो जाने के बाद। 1949 में संविधान में ये पारित हुआ, 50 से संविधान लागू हुआ, 1963 में राजभाषा अधिनियम भी बन गए। लेकिन उस समय तक भी बैंकों के काम हिंदी में कायदे से नहीं हो रहे थे। लगभग 1976 में राजभाषा नियमों के बनने के बाद और राजभाषा नीति के दायरे में बैंक को लिया गया और तब बैंकों में हिंदी की शुरुआत 1976 यानी 70 के दशक के उत्तरार्ध से प्रक्रिया से हुई और आज हिंदी व्यवस्थित प्रयोग दिखाई है। बैंकिंग की जो अवधारणा पूरी है उस पर तो पूरी तरह से प्रकाश हमारे अर्थशास्त्र के विद्वान लोग डाले हैं। उसके कार्य क्षेत्र में जितना विस्तार होता गया उसके पीछे हिंदी को अपने काम काज का माध्यम बना और हिंदी प्रयोग में सबसे बड़ी समस्या आई शब्दावली की अपर्याप्तता। यानी हमको जिन अंग्रेजी शब्दों से बैंक में हम काम चलाते थे तो उसमें पहला काम तो हुआ कि बैंकिंग प्रणाली में बहुत सारे अंग्रेजी शब्द जैसे का आदमी रखे उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं, जैसे बैंक की, ठीक है। अब बैंक का कोई यदि कोषागार या कुछ इस तरह से करे तो जनता को समझना मुश्किल हो जाए। जैसे स्टेशन का कोई लॉ धामनी कुछ ट्रेन के लिए करे तो समझना मुश्किल हो जाए। तो किसी ने स्टेशन के लिए कभी किया था धुम्र सकट सामालय स्टेशन की चलाई नहीं काय बचे। लेकिन करेंसी में शब्द चलते भी हमारे विद्यार्थी जीवन में कोई रिक्शा वाला सचिवालय शब्द कहते तो नहीं समझते, सेक्रेटेरिएट तुरंत समझता। लेकिन आज सचिवालय करेंसी का विधायक की कोई नहीं समझता। आज गांव में विधायक की करेंसी, एमएलए की जगह लोग आराम से विधायक
रजी शब्द का इस्तेमाल। तो शब्दों को तो आप जैसे रुपया करेंसी में आने के बाद मूल्यवान होता है, वैसे ही शब्दों के साथ तो बहुत सारे शब्द तो उन्होंने वहीं से ले लिए, लेकिन अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी विभिन्न शब्दावलियों के लिए हिंदी के शब्द बने, बनाए गए, परिभाषित शब्दावली बनी। बैंकों का काम पत्राचार का होता है, क्योंकि पत्रों के जरिए ही दुनिया के सारे कामकाज संपन्न होते हैं। आप बैंक में लोन के लिए दरखास्त दीजिएगा, आपके दरखास्त का कोई जवाब देगा तो उसके लिए कोई भाषा तो होगी, और यदि भाषा आपने हिंदी लिखी है और आपको अंग्रेजी में जवाब दिया गया तो उनका काम आप सीधे आप बता सकते, यही तो स्थिति होगी। तो पत्र लेखन हिंदी में शुरू हुआ। जो प्रविष्टियाँ होती हैं, इंट्रीज जिसको ये लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, बैंकों में आप देखिएगा कि जो आपको पासबुक मिलता है उसके पहले दूसरे फ्लैग का इंट्रीज के लिए अंग्रेजी के स्थानापन्न हिंदी शब्द आपको लिखे हुए मिले। तो प्रविष्टियों, अनुवाद का काम, कार्यशाला के आयोजन का काम, प्रशिक्षण का काम बड़े तेजी से बैंक में होने लगा। और जहाँ तक मुझको जानकारी है कि विभिन्न जो पहलुओं की चर्चा होती है हिंदी से जुड़ी हुई या किसी भाषा से जुड़ी हुई, तो हिंदी में बैंकिंग वाङ्मय नाम की सीरीज में पुस्तक शुरू, अनेक सीरीज किताबें आई और वो किताब काफ़ी सहायक हुई जो उस सीरीज में आई। बैंकिंग जैसे तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की जो शुरुआत है, यद्यपि बहुत पुरानी नहीं, लेकिन बैंकों ने बहुत कम समय में, यानी मैंने कहा कि 1975-76 से सिलसिला शुरू हुआ, तो 76 को गुजरे भी बहुत जमाना नहीं और करीब 50 साल हो रहे हैं। इस थोड़ी सी अवधि में आप कर सकते हैं देश भर में पहले अपने प्रशिक्षण नेटवर्क, इनका इस मामले में बहुत बड़ा नेटवर्क है के जरिए अपने कर्मियों को, कार्मिकों को, जिसको अंग्रेजी में एम्प्लॉय कहते हैं, हिंदी की कामकाजी दीक्षा जिसको कह सकते हैं, काम चलाओ दीक्षा यानी ट्रेनिंग लोगों ने दी है। और कामकाजी दीक्षा में पत्राचार शामिल है, टिप्पण शामिल है जिसको नोटिंग कहते हैं, प्रारूपण शामिल है जिसको ड्राफ्टिंग कहते हैं, प्रविष्टियाँ शामिल हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद शामिल है, पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी दिया जाना शामिल है, संक्षिप्तियाँ एब्रिविएटेड फॉर्म जिसको कहते हैं, एब्रिविएशन वो शामिल है, वाउचर लेखन कैसे किया जाए हिंदी में वो शामिल है, पासबुक के साथ और जो आंतरिक रिकॉर्ड होते हैं बैंक के, उन सारे कामों को हिंदी के द्वारा किस माध्यम से किया जाए, इसके लिए व्यापक रूप से प्रशिक्षण और वर्कशॉप का काम लगातार बैंकों में होता रहता है। कई बैंकों में जिसमें रिजर्व बैंक भी शामिल है, मुझको ऐसे वर्कशॉप में जाने का अवसर मिला है, ऐसे प्रशिक्षण में भी जाने का अवसर मिला है। और वर्कशॉप का आयोजन केवल एक सीजन में नहीं होता है, कई जगह 2 दिनों का, 3 दिनों का, कई बार हफ्ता भर के लिए किया जाता है। उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं, जिसमें निबंध लेखन प्रतियोगिता होती है, उन कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है जिनका लेखन अच्छा होता है, और ये सारी चीज़ें प्रोत्साहन के स्वरूप की जाती हैं ताकि आप इसमें अच्छी तरह से परिचित हो सकें। हिंदी के विकास की कहानी तो बड़ी लंबी है, 1000 साल से कम ऊपर की एक कहानी है, लेकिन आधुनिक काल से पहले हिंदी की कहानी मूलतः कविता की, मूलतः अपवाद स्वरूप को छोड़ कर हिंदी भाषा साहित्य से जो जुड़े हम लोग हैं वो
आधुनिक काल से पहले हिंदी की कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी लगभग आप कह सकते हैं कि वो कविता की ही कहानी है। और जिन लोगों ने साहित्य विगत पढ़ा है वो जानते हैं कि वो चाहे नाम वीरगाथा काल हो, चाहे नाम भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, ये सब नाम दिए गए हैं कविताओं के आधार पर ही और कोई दूसरा आधार इसका महत्वपूर्ण आधार नहीं। लेकिन आधुनिक काल में आकर के आप कह सकते हैं कि भाषा साहित्य का बहुमुखी, चहुमुखी नहीं, बहुमुखी विकास हो। और इस बहुमुखी विकास के बिना शायद आगे जिस प्रकार का विकास विभिन्न क्षेत्रों में हुआ हिंदी के जरिए, शायद इस तरह का विकास न हुआ होता। राजभाषा की जो नीति बनी और तत्व संबंधी जो संवैधानिक उपबंध किए गए, उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा आप लोग ऐसे भी पढ़ते रहते हैं। उसमें 2-3 बातों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, खास करके तो ये कि न्यायालयों में खास करके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनकी भाषा के बारे में कहा गया कि अंग्रेजी भाषा, और यदि कोई हिंदी में किसी फैसले की कॉपी लेना चाहे तो वो कॉपी उनको दी जाएगी, लेकिन किसी शब्द के इंटरप्रिटेशन को लेकर, उसके अर्थ को लेकर कोई मतभेद हो तो फिर अंग्रेजी टेक्स्ट को देखो। लेकिन अब आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय अनेक न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं, वे इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कामकाज जो न्यायालय का उच्चतम न्यायालय वो जनता की भाषा में किए जाने चाहिए और उसके लिए अब वहाँ भी सुविधाएं पैदा की। हिंदी को जब राजभाषा बनाया गया था तो शायद आप लोगों को मालूम हो कि संवैधानिक उपबंध जितने किए गए, यानी संविधान में जितने आर्टिकल्स हैं उनको बनाने में उतनी परेशानी नहीं हुई जितनी परेशानी अकेले राजभाषा संबंधी उपबंध में। 3 दिनों तक तो भीषण विवाद हुआ और ये भीषण शब्द में जानबूझ करके कहा, यानी आप कह सकते हैं कि वैचारिक रक्तपात संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न को लेकर जितना हुआ उतना रक्तपात वैचारिक संविधान के किसी अंश को लेकर, थोड़ा बहुत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला भी मामला उसमें शामिल और अनेक पक्ष था कि संस्कृत को राजभाषा, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज भी आप लोग का शादी किया होगा तो मंत्र कहा जाएगा तो संस्कृत में हुआ, ठीक है, गंगा गोदावरी कृष्ण कावेरी इत्यादि। बंगाल को था कि भाई हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर हो चुके हैं, बंकिम चंद्र हो चुके हैं, बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, विवेकानंद हो चुके हैं, तो हुआ कि बंगला को ये होना चाहिए। उर्दू वाले का कहना था उर्दू को होना चाहिए, हिंदी वाले का कहना था हिंदी वाले को, और सबसे ज्यादा दावा अंग्रेजी का कि साहब कैसे होगा अंग्रेजी के बिना कैसे चलेगा। और इतने दावों के बीच हिंदी का जब मामला तय हुआ कि हिंदी होगी, तो फिर ये सवाल हुआ कि कौन सी हिंदी, क्योंकि हिंदी 3 प्रकार की समय तक आ चुकी थी, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का मतलब था एक ऐसी हिंदी जिसमें आप कह सकते हैं कि तत्सम शब्दों की प्रधानता न हो, तद्भव देशज शब्द ज़्यादा हो और उर्दू फारसी के भी शब्द बिल्कुल जो आम है, जो लोगों की समझ में आए वो ये हिंदुस्तानी। लेकिन आज भी हम सब हिंदी पढ़ने वाले जानते हैं कि स्वयं प्रेमचंद हिंदुस्तानी के हिमायती थे, लेकिन आप प्रेमचंद की उपन्यासों की भाषा देखिए तो कहीं से वो हिंदुस्तानी भाषा नहीं है जो भाषण की भाषा है। प्रेमचंद के भाषण की भाषा अलग और गोदान की भाषा अलग। आप गोदान का कोई पैराग्राफ और प्रेमचंद ने जो भाषण दिए हैं उसका कोई पैराग्राफ आपको दोनों में बहुत और इसलिए जब आया कि हिंदुस्तानी को राजभाषा बनाया जाए तो इसका भी विरोध हुआ कि हिंदुस्तानी भाषा कोई है ही नहीं, ये एक कृत्रिम बढ़ावा शब्द,
नेहरू जी जो भाषण देते थे वो हिंदुस्तानी में देते थे, प्रेमचंद के भाषण देते थे तो हिंदुस्तानी में देते थे। लेकिन उर्दू की अपनी रवायत थी, उर्दू की अपनी परंपरा थी जो फारसी से जुड़ी थी, और हिंदी की अपनी परंपरा थी जो संस्कृत से जुड़ी थी। और इन दोनों से काट करके एक कृत्रिम रूप से विकसित किया जाए, ऐसी हिंदुस्तानी के पक्ष में बहुत सारे लोग नहीं थे, और कहा जा रहा था कि हिंदुस्तानी लिखा जाए हिंदी की जगह, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं। फिर लिपि को लेकर झंझट हुआ, और वो भी बहुत बड़ा झंझट था। किसी ने कहा कि रोमन लिपि में यदि हिंदी लिखी जाए तो भारतीय जितनी भाषाएं हैं सबको सुविधा हो। राम भात खाता है, आप लिखिए RAMBHATKHATAHAI, राम भात खाता, तो सब पढ़े, और इस तरह से दक्षिण वाले को भी कोई सुविधा हो जाएगी। लेकिन भाषा और लिपि का भी कई बार गहरा सांस्कृतिक और भाषिक संबंध होता है। अचानक में किसी भाषा के लिए कोई लिपि जिसको कह सकते हैं कि किसी दबाव में या आवेश में अपना लिया जाना, शायद न तो भाषा की रूप होता है न लिपि की रूप होता है। एक लंबी प्रक्रिया के तहत ये सारी चीज़ें, तो ये वॉचर बनाना, बहिर्मुख बनाना, पासबुक बनाना, टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण, पल्लवन, हम सब लोग यहाँ करवाते हैं, विद्यार्थी लोग ध्यान नहीं देते। भाषा के प्रयोग के अनेक रूप हैं। किसी बात को कम से कम में कहना भाषा का एक कौशल है, किसी बात को खूब समझा के कहना भाषा का दूसरा कौशल है। एक के लिए हम संक्षेपण पढ़ाते हैं और दूसरे के लिए पल्लवन। हमारे शिक्षक थे वो कहा करते थे, संक्षेपण समझते हो क्या है? 5 किलो दूध को ऑन करके 1 पाव खोआ बना देना। ठीक है, तो ये संक्षेपण की कला, जैसे पाक कला का एक हिस्सा है, ठीक है, वैसे भाषा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे ही कोई चीज होती है जिसको समझा के कहने की जरूरत पड़ती है, समझ। तो भाषा के इन विभिन्न रूपों और खास करके हिंदी में प्रचार प्रसार की सामग्री का भी निर्माण बैंकों ने अपने हिसाब से किया पिछले दिनों। और जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे देशों से जुड़ती गई और एक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया का आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको हम ग्लोबल दुनिया, और ग्लोबल उस समय आया जब लोकल बहुत भारी था, तो ग्लोबल का नारा दिया गया, और जब ग्लोबल बहुत भारी होने लगा तब लोकल का नारा दिया, और जब लगा कि नहीं दोनों में से किसी एक से बढ़िया से काम नहीं चलेगा तो ग्लोबल का नारा दिया। जैसे दो लोग अपने होगा, ठीक है, वैसे लोकल का ये चल रहा है। यानी हमें अंतर्राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए भी अपनी मूल जड़ों पर नष्ट नहीं होने देना है, बचाए रखना है, इस पर हमारा ध्यान है। और इसी के लिए पुरस्कार प्रोत्साहन की योजनाएं बनती हैं। पारिभाषिक शब्दावलियों का ज्ञान हम सब को होना चाहिए। हम सब आगे विभिन्न देशों में जाएंगे। आप में से कल अनेक लोग राजभाषा पदाधिकारी बनेंगे, अनेक जगहों पर राजभाषा पदाधिकारी की नियुक्ति वाली प्रक्रिया में मैं भी शामिल हुआ हूँ। आप में से जो लोग भी आगे समझते हैं कि राजभाषा पदाधिकारी के रूप में हमको नौकरी करनी है, उनको हिंदी के साथ थोड़ा सा अंग्रेजी पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं उनको अंग्रेजी के साथ हिंदी पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ये रसीद शब्द हम लोग कहते हैं, तो रसीद शब्द है ये रिसिप्ट्स का ये हमारा रूप बना, रिसिप्ट्स अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। और शायद बैंक में इसके लिए प्राप्तियां शब्द, अच्छा पेमेंट्स, तो उसके लिए जैसे भुगतान शब्द चलता है। अभी भुगतान शब्द भी उर्दू भाषा से, ठीक है। कैशियर, उसके लिए रोकड़िया शब्द, ठीक है, रोकड़, रोकड़ करते थे पैसा को, ये बहुत पुराना शब्द, और ये संस्कृत से नहीं आया, ये भी आया हुआ उर्दू भाषा से। और
कुछ शब्द बिल्कुल संस्कृत के स्रोत से आए हुए हैं, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा, अब रेकरिंग के लिए आवर्ती जमा, सुपरवाइजर स्टाफ, शायद कोई व्यक्ति अधिकारी, अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग है क्या? तो अंडरटेकिंग के लिए क्या शब्द है? अधीन नहीं, उपक्रम, क्या उपक्रम, ठीक है। ये बैंक एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, हिंदी में कहेंगे तो बैंक एक सार्वजनिक उपक्रम, कौन लिखा हुआ है? वैसे ही मॉर्गेज है, हाँ, तो उसके लिए बंधक या गिरवी, बहुत पुराना शब्द है, गिरवी रखना, गाँव देहात में लोग इसका उपयोग करते हैं। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि पारिभाषिक शब्दावली चाहे बैंक के लिए बनाई जाए या किसी भी दूसरे प्रकार के कामों के लिए बनाई जाए, उसमें यदि विशुद्धता का ख्याल रखा जाए, केवल तत्समता का ख्याल रखा जाएगा, तो फिर कायदे से हिंदी को विभिन्न उपक्रमों में लागू नहीं कर सकते हैं, हमको बहुत कठिनाई है। वैसे ही संक्षिप्तियाँ भी इन लोगों ने बनाई। अब जैसे हम सब लोग नौकरी करते हैं, उनको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, जिसको हम लोग CC8 बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में हिंदी में उसको नगर प्रतिपूरक भत्ता बोलते हैं, और बैंक में अब इसके लिए ये संक्षिप्त। इसी तरह से आकस्मिक अवकाश, ठीक है। ये इस तरह से संक्षिप्तियों से काम चलता है। मित्रों, हम लोगों को आगे अपने भविष्य के लिए भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जरूरी है, और हिंदी का मान सम्मान बढ़े, उसके लिए जरूरी है कि हम भारत की दूसरी भाषाओं के साथ भी वैसे ही मान सम्मान से पेश आए। जैसे व्यवहारिक जीवन में कहा जाता है कि इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी को अखिल भारतीय प्रतिष्ठा मिले, तो प्रत्येक हिंदी भाषी का एक धर्म है कि भारत की ऐसी कोई भाषा जो हिंदी से थोड़ी दूर पड़ती है, उस भाषा को भी सीखें। यानी यदि हिंदी बोलने वाला हिंदी भाषी कल तमिलनाडु जाए, तमिल बोलता नहीं पड़े, तो तमिलियन को जो खुशी है, वो खुशी हिंदी के विकास में बहुत बड़ी चीज है। आज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम हिंदी वाले सचमुच अपने को राजा समझने में कहना चाहते हैं कि हम कोई भाषा खुद सीखे, ठीक है। तो उनका कहना कि ये तमिल कहाँ, जिस समय तमिल में साहित्य था, हिंदी फिर लिखा तो कहीं तब पता नहीं, ठीक है। वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेजेस जिसको कह सकते हैं, वो क्यों आपसे हिंदी का बोल रहे हैं? इसलिए हिंदी के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है, वो बाधा है हिंदी भाषियों के द्वारा न तो अपनी भाषा को कायदे से प्रेम पूर्वक देखना, और न किसी दूसरी भारतीय भाषा को अपने प्रेम का विषय। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को कम से कम हिंदी में ही जो मैंने अनुवादित होकर, या आप कह सकते हैं लिप्यंतरण होकर जो साहित्य आ रहा है, उर्दू साहित्य से ही आप उनको परिचित कीजिए, मराठी साहित्य से एक आप अपने इंटरेस्ट का विषय बना, भाषा बना कि हम मराठी साहित्य को जो भी हिंदी में अनुदित होकर आएगा हम पढ़ें। तमिल का जो साहित्य, और साहित्य अकेडमी से ये काम बड़े व्यापक पैमाने पर होता है। तो आपकी रुचि का वैविध्य, आपका विस्तार हिंदी के विस्तार में सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बैंक का विभागाध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने आपके सामने मुझे विषय करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके इस व्याख्यान के लिए। सर ने जो अपनी व्याख्यान में जो 3 बातें कही हैं, उसमें कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा अपने बैंक के प्रत्यक्ष में। जब सर ने बताया कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें यूको बैंक जी पहला चरण था। हाँ, स्टेट बैंक यूको बैंक था फर्स्ट फेज। उसके बाद सर ने बताया कि क्षेत्रीय भाषा को लेकर सर कह रहे थे, तो
जो कि संविधान है उसकी धारा 351, अगर आप लोग ने पढ़ा हो तो उसमें यह है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा हिंदी को उसका प्रचार प्रसार करें और इस प्रक्रिया में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका भी फलीभूत हो, वो भी फले फूले। तो जैसे हम अभी हिंदी भाषा क्षेत्र में हैं, बिहार में हिंदी भाषा क्षेत्र में, इससे पहले मैं पंजाब में था और वहाँ पंजाबी भाषा थी, तो वहाँ हम एक कार्यक्रम करते थे जिसमें कि एक ऐसे वक्ता को बुलाते थे और उनको सम्मानित करते थे जिन्होंने राजभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा के लिए कार्य किया हो, और उसका हमने नाम रखा होता भाषा सेतु सम्मान, कि दो भाषाओं के बीच में उन्होंने ब्रिज का काम किया हो और दोनों भाषाओं की सेवा की हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए